नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र के जो भी प्रत्याशी यहां पे खड़े हुए थे उन्हीं के बारे में, जो हाईलाइटेड कैंडिडेट थे उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रामप्रवेश राय, वो जीत चुके हैं। दोनों में जीत हार का जो अंतर था वो 14,155 वोटों का था। लेकिन मुद्दा ये है कि जो प्रत्याशी, और भी पूरे बरौली में 18 प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन और कई प्रत्याशी ऐसे थे जो हाईलाइटेड थे और उनका चुनाव में मान लीजिए कि इन्वेस्ट भी बहुत बढ़ चढ़ का था, लेकिन वो उम्मीद के इतना वोट प्राप्त नहीं कर सके। वैसे तो हर एक प्रत्याशी विजयी होने के लिए ही खड़ा होते हैं, लेकिन वो वैसा हो नहीं पाता है जैसा कि कैंडिडेट सोचते हैं, और जो फैसला जनता लेती है वही फैसला अंत में रिजल्ट के रूप में बनता है। तो चलिए हम कुछ ऐसे प्रत्याशी की चर्चा करने जा रहे हैं। जनता के बीच में उनका शोर शराबा था, उनका प्रचार प्रसार ऑल दर्जे का था और नामी गिरामी थे, लेकिन वोट के मामले में, वोट लेने के मामले में पूरी तरीके से वो लोग फिसल गए। चलिए हम इन लोगों में से कुछ नाम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं रामप्रवेश शाह जी, शाह आलम, जिनको 4856 वोट मिले हैं या मिले थे समझिए। तो इनको अगर देखा जाए तो ये अपने उम्मीद के हिसाब से, यानी हमारे उम्मीद के हिसाब से, जो हम लोगों के चैनल का गणना था इसके पहले, उस हिसाब से हम लोगों के चैनल के हिसाब से हमने ये भी कहा था, आप लोग पहले का वीडियो देखिएगा तो हमने ये भी कहा था कि 5000 से ज़्यादा जाते हुए निर्दलीय या अदर पार्टी के कैंडिडेट हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं जो निर्दलीय या अदर कैंडिडेट हैं, तो ये बीजेपी के कैंडिडेट के लिए खतरा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन 5000 से नीचे नहीं, एक तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं रुदल महतो, हम उनकी भी बात करेंगे। वो 5000 की सीमा को पार किया है, मामूली थोड़ी सी पार कर चुके हैं। तो शाह आलम जी, रामप्रवेश जी क्या कहेंगे? शाह आलम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा राजद के वोट को कटिंग किए होंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों की गणना थी कि 5000 के आसपास, ये 5 से 10 के आसपास जा सकते हैं, तो ये 4856 वोट लिए हैं। एक उम्मीद भरा ही इनका कहा जा सकता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी उम्मीदों पर तो ये परिणाम खरा नहीं उतरा है। जी बिल्कुल, लेकिन समीक्षकों के हिसाब से तो ये उम्मीद समीक्षकों की नज़र में खरा रिजल्ट है। जी जी, कि जितनी वोट पाने की अपेक्षा थी इनसे, जी वो पाए हैं उस हिसाब से, क्योंकि बसपा के कैंडिडेट थे और प्रचार भी इनका जोर शोर से चल रहा था। जी जी, तो बसपा जहाँ भी अपना कैंडिडेट देती है तो पहली बात तो ये ध्यान में रखती है कि वो दमखम वाले कैंडिडेट को ही अपना टिकट देती है। जी जी जी, और दूसरी बात कि बसपा के नाम पर भी बसपा का कुछ रिजर्व वोट है। जी, और वही वोट मुझे लगता है कि उनको मिल पाया है जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम से, वो वोट ये शायद नहीं ले पाए हैं। वो वोट जो है वो राजद के साथ ही अटैच रहा है। बसपा का जो वोट था, जी वोट बैंक है, उसी में इनकी हिस्सेदारी हुई है, और बसपा का वोट बैंक का जो बसपा का कैडर वोटर है वो इनके साथ का भी कुछ असर पड़ा है। जी, अब चलिए अब दूसरे हम बात कर लेते हैं सचिन कुमार सिंह, जिनका प्रचार प्रसार, एक नामी गिरामी व्यक्ति है और प्रचार प्रसार भी इनका ऑल दर्जे का था, जो लीडिंग कैंडिडेट है उन लोगों के दर्जे का था, लेकिन वोट लेने में ये पूरी तरीके से फिसल गए हैं। इनका अगर वोट देखा जाए तो 753 वोट पड़े हैं इनको। तो आप क्या कहेंगे? देखिए रामप्रवेश जी, सचिन जी मेरे मित्र, और जगह जगह पे नुक्कड़ सभा भी किए हुए थे। जी, और काफी जोर शोर से इनका भी प्रचार चला है। जी जी, सचिन जी मेरे मित्र भी हैं। जी, और मैं जब ये सुना, पहले तो मुझे अंदाजा था कि या तो वो बीजेपी का टिकट हासिल करेंगे तब चुनाव मैदान में आएंगे, या हो सकता है बीजेपी का टिकट न मिले तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जी जी जी, लेकिन जब मैं ये जाना कि एनसीपी का टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, लेकिन मैंने इसका इजहार उनसे नहीं किया। जी जी, कि आपने एनसीपी का टिकट क्यों लिया, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि इससे तो अच्छा था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस पीरियड में मैं नहीं बोला क्योंकि कैंपेन चल रहा था।
उनका मनोबल गिरता और उन्हें दुख लगता जी। लेकिन उसी का परिणाम है, देखिए यहाँ पे तो एनसीपी का कोई कैडर वोटर है नहीं वाला तो जो इनके आधार पे वोट मिला है, वहीं वोट मिला है। और देखिए उसमें कटिंग हुआ है जी। इनके आधार पर नहीं, ये निर्दलीय होते तो ये ज्यादा वोट पाते जी। इनके व्यक्तित्व को भी खत्म किया एनसीपी के तमगे ने। एनसीपी का घड़ी का जो छाप था वो इनके व्यक्तित्व को भी, या जो इनका वोट था उसे ही प्रभावित किया, क्योंकि जो महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार चल रही है जी, उससे बिहार के लोग क्षुब्ध हैं, पूरी बिहार के लोग क्षुब्ध हैं। बिहार का रिलेटेड सुशांत सिंह का मामला काफी चर्चा में रहा, अभी भी वो गुत्थी सुलझी नहीं है जी। तो इसको लेकर एक घृणा का भाव एनसीपी वालों से या कांग्रेसियों से या उनसे भी है। तो और विशेष करके कांग्रेस के एनसीपी का नाम लेने वाला यहाँ कौन है आज के डेट में जी। एक तारिक अनवर थे तो वो अपना सीट निकाल लेते थे कभी कभार बिहार से जी। इसका असर ये रहा जी। चलिए हम अगले कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। सचिन कुमार सिंह फिलहाल वोट के मैटर में पूरी तरीके से फिसल चुके हैं। अगले कैंडिडेट जो वोट लेने में फिसल गए हैं, ये हैं अभिषेक रंजन। ये अभिषेक रंजन, डॉक्टर अभिषेक रंजन, जो कि कोयनी से विलोम करते हैं और मीडिया में इनका काफ़ी पकड़ था, मीडिया के लोगों को काफ़ी लिफ्ट भी दिए थे, लेकिन ये जो है वोट लेने में पूरी तरीके से फिसल चुके हैं। इनका जो टोटल वोट है वो है 1332 वोट। हालांकि ये जो हम लोगों का अंदाज़ा था उससे ये पूरी तरीके से फिसल चुके थे। जो अंदाज़ा था वो हम लोगों का कि अच्छा खासा ये कुछ वोट लेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया है अभिषेक रंजन के साथ। और सभी जगहों पे इनका कुछ शोर शराबा भी था, प्रचार प्रसार भी पूरी तरीके से ऑल दर्जे का था। इनका एलईडी भी चलता था, जैसा कि भाजपा और राजद के बाद देखें तो ये तीसरे ऐसे कैंडिडेट थे हम लोगों की जानकारी में जिनका एलईडी भी चलता था। तो आप क्या कहेंगे अभिषेक रंजन के बारे में? और एक मान लीजिए क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, संसाधन खर्च किए हुए थे जी जी, और अपने आप में योग्य उम्मीदवार थे जी जी, और पूरी तरीके से मान लीजिए कि संसाधन से लैस थे और उपयोग भी इन्होंने किया जी अपने कैंपेन में जी जी। और दूसरी बात कि एक डॉक्टर हैं, योग्य डॉक्टर हैं जी, छोटे कोई डॉक्टर नहीं है। और मतलब लोगों के बाढ़ जो आया हुआ था उसमें भी ये काफी सहायता की है। डॉक्टर है, उसके बाद बाढ़ में भी लोगों को राहत इन्होंने दी है। साथ ही ये बहुत सारे मरीजों से फीस भी नहीं लेते हैं, निःशुल्क उनकी सेवा करते हैं। लेकिन देखिए इसमें ये हुआ, चुनाव परिणाम में जो निराशाजनक प्रदर्शन इनका हुआ उसमें एक कारण ये भी है। देखिए एक कारण ये भी है, ये इनके लिए ही मैं नहीं कह रहा हूँ जी जी, सभी हाँ, दो मुख्य प्रतिद्वंदियों के अलावा और यहाँ ही नहीं, सिर्फ बरौली में ही नहीं बल्कि आप बिहार की बात करें तो देखिए जो दो मुख्य गठबंधन थे सत्ता के दावेदार, महागठबंधन और एनडीए, इनके अलावा वोट तीसरे स्थान पर बहुत कम गया है, बहुत कम गया मतलब है। टोटल वोट का बंटवारा इन्हीं दोनों ने कर लिया है और काफी कम वोट तीसरे को मिला है, भले ही कोई पार्टी हो या निर्दलीय है। तो ऐसा हुआ है जिसके चलते अगर आप देखेंगे चुनाव परिणाम, टोटल चुनाव बिहार का चुनाव परिणाम आप देखेंगे तो टोटल सीटें बिहार में 243 है जी, जिसमें से मात्र एक निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ से लीड कर पाए हैं पूरे बिहार से जी। और उसके अलावा अगर महागठबंधन और एनडीए की सीटों को जोड़ दिया जाए तो 235 हो जाती है जी जी। बाकी बचती है सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें। 8 सीटों में अब जो भी बची हुई सीटों में तो 5 सीटें मान लीजिए कि ओबीसी ले ली है और एक एलजेपी के खाते में और एक बीएसपी के खाते में और एक निर्दलीय के खाते में। इस तरह से देखिए किस तरह कांटे की टक्कर थी पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन और एनडीए में कि देखिए सिर्फ 8 सीटें बची, 8 सीटें उन लोगों ने छोड़ा अन्य के लिए, उसमें निर्दलीय भी था और अन्य पार्टियां भी थी। तो चलिए इसका ये रीजन रहा कि जो किसी अन्य उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिला जी, ये दोनों तरीके से अभिषेक रंजन जो है अपने संसाधन से लैस थे, लेकिन ये वोट में पूरी तरीके से फिसल गए हैं। 1332 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। चलिए अब अगले कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं, चितलाल शाह, जो कि हमेशा मान लीजिए कि क्षेत्र में दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो कुल वोट है वो है 1790। क्या कहेंगे आप? देखिए इनमें भी, इस मैटर में भी वही सब बातें लागू होती हैं जो पहले कही गई हैं जी जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से रहे हैं, बहुत पहले से रहे बिल्कुल हैं और काफी संघर्षशील और कर्मठ नेता हैं जी।
और ये थोड़े लोगों से जो आपने पहले चर्चा की कुछ लोगों की, उनसे कुछ कम संसाधन इनके पास हो सकते हैं या उससे कम का उससे कम हो सकता है। 5-6 गाड़ियां मैंने देखी हैं कि इनकी, मेरे ख्याल से 5-6 गाड़ियां इनकी भी दौड़ रही वगैरह भी, यानी ये प्रचार प्रसार भी इनका ऑल दर्जे का माना जा सकता है उनका कोई लोगों में, लेकिन और हर कोई इनकी पहचानता भी था। लेकिन वही बात है कि वोटों का बंटवारा नहीं हो पाया, ज्यादा हिस्सेदारी चली गई गठबंधन और एनडीए। अगले कैंडिडेट है रमेश प्रसाद उर्फ राजू कुशवाहा, जिनकी बात हम लोग पहले भी किए थे कि इनका जो वोट है इनका भी शोर शराबा था और ये भी पूरी तरीके से संसाधन से लैस उतरे थे। प्रचार प्रसार में कहीं से भी इनकी कमी नहीं थी। हालांकि अगर देखा जाए तो इन्होंने वोट लेने में जो हम लोगों का आंकड़ा है उसमें नाउमीदी नहीं किए हैं। इन्होंने 4927 वोट लिए हैं पूरी तरीके से। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अपने उम्मीद से तो ज़रूर कम लिए होंगे, लेकिन जो हम लोगों का आकलन था कि ये ज़्यादा वोट ले सकते हैं तो उसके आसपास ही है। हालांकि हम लोगों का जो आकलन था इससे ज़्यादा था इनके वोट का, लेकिन ये 5000 के अंडर में ही सिमट गए हैं इस तरह से। अब चलिए हम बरौली के तीसरे नंबर जो तीसरे स्थान पाए हुए हैं रुदल महतो, जो कि 5000 से ऊपर वोट लिए हैं, 5000 से कुछ वोट ही उनका ऊपर है, उनकी हम बात कर लेते हैं एक बार। राम प्रवेश जी, वो पूरी तरीके से रुदल महतो संसाधन विहीन व्यक्ति हैं, कोई उनका प्रचार प्रसार भी खास नहीं था और मान लीजिए कि वो सिंगल ही जा रहे थे प्रचार प्रसार के लिए, कोई उतना तामझाम भी नहीं था। लेकिन इन सभी में से हम देखें तो वोट तो सबसे ज़्यादा लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा संसाधन विहीन थे। लेकिन फिर भी वोट मिलने का रीजन क्या है राम प्रवेश जी, क्या आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? हाँ, देखिए इनका रीजन ये है जी, ये तीसरे स्थान पर आए हुए हैं। बिल्कुल, ये इनकी एक उपलब्धि मानी जाएगी इस तरह के चुनाव में, क्योंकि देखिए इनका जो सिंबल था, इनका नाम था 16वें स्थान पर था। जी। और ईवीएम में 16 बटन होते हैं, 16 नाम होते हैं और ये सबसे लास्ट में जी, और वो ईवीएम के लास्ट में थे और सबसे ऊपर बीजेपी का कैंडिडेट थे बीजेपी के जी। तो अब बहुत लोग ये समझे बीजेपी को वोट देने वाले कि भाई एक नंबर ये भी है, क्योंकि नीचे से देखा जाए तो एक नंबर पर यही थे जी। और ऊपर से एक नंबर पर वो थे सीरियली, अगर देखा जाए 1-2 करके तो एक पर वो 16 पर ये। तो अब जो सीरियल देखता है या वो बारीकी से जो देखेगा कि भाई कमल वो समझ पाएगा, नहीं तो अगर उसको बताया गया है कि भाई एक नंबर पे देना है तो वो जाकर वहां से। तो देखिए रीजन यही था रुदल महतो का ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने का, जो 5000 से ऊपर उनका 5056 वोट शायद उन्होंने पाया है। तो रीज़न ये था कि मान लीजिए कि जो ईवीएम था फर्स्ट में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे और लास्ट में रुदल महतो थे 16वें नंबर पे। तो जो ईवीएम था इस तरह से रखा जाता था। अब बहुत से लोग जाते थे तो समझते थे कि उधर से ही शुरू होता है 16वें नंबर पे, उनको भाई बताया गया है कि हाँ यहाँ पे आपको वोट देना है, तो 16वें नंबर पे जाकर दे देते थे। और जो ध्यान से देखते थे कि जैसे कि हमारे पास के ही एक आदमी गए हुए थे तो वो बोल रहे थे कि भाई हमने तो उन्हीं पे रुदल महतो पे ही दे दिया, हम गए थे दूसरे को देने के लिए लेकिन दे दिया उन्हीं को, क्योंकि वो इस तरह से रखा गया था और हमने सोचा कि एक नंबर वहीं से शुरू होता है। तो खास तौर से जो रीजन है यहाँ पे ये काम किया है, रीजन है उनको तीसरा स्थान पाने का और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो स्पेस है ईवीएम में वो ज़्यादा यहाँ पे मेटर किया है, उनको वोट दिलाने में। लोग समझे हैं कि वो भाजपा के कैंडिडेट है और लास्ट में वो बटन दबा दिए, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ पाया है। तो चलिए दोस्तों, ये था पूरे बरौली के पूरे कैंडिडेट का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बरौली के जो हाईलाइटेड कैंडिडेट थे उन पे हम लोगों का एक समीक्षा था कि वो किस तरह से फिसले। और एक तरह से देखा जाए राम प्रवेश जी, तो जो पार्टियों का बेस है उसी के आधार पे जनता भी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही है। पार्टी से इतर जनता जाना नहीं चाहती है। और इस बार अगर इस तरह से बहुत कम देखा जाए तो इस बार लोगों के पास 2 ही ऑप्शन था, या तो अधिकतर लोगों ने 2 ही ऑप्शन का यूज किया, या तो महागठबंधन या एनडीए। इस बार बिखराव और कंफ्यूजन उस तरह की बातें नहीं थी जी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि क्या रीज़न हो सकता है जो निर्दलीय कैंडिडेट थे या छोटी मोटी पार्टियों से थे, इन लोगों का पूरी तरीके से वोट में फिसल जाना। इसी के साथ हम अपने संवाद को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।